नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर आप सबका। हम अपने कार्यक्रम नमस्ते यूपी के ताजा तरीन अंक के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। तो आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं सुविचार के साथ। आज के चिंतन में थॉमस जेफरसन की एक बहुत जानी मानी सेइंग है। वो कहते थे कि सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है, यानी इंफॉर्मेशन इज करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो हमने आज आपको चिंतन के रूप में, सुविचार के रूप में कुछ विचार दिया है, इसका गहरा ताल्लुक है हमारे आज के कार्यक्रम से। वो समय के साथ आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो आज के सुविचार के बाद अब समय है ये जानने का कि भाई आज 28 नवंबर 2018 है। तो 28 नवंबर इतिहास में किस तरह से दर्ज है, आज के दिन क्या खास हुआ था बीते सालों में, एक नजर उन पर भी डालते हैं। आज के दिन 1890 में समाज सेवी, लेखक और शिक्षाविद ज्योतिराव फुले का निधन हुआ था। ये महाराष्ट्र से थे, सावित्रीबाई फुले के पति थे। इन्होंने अस्पृश्यता देश से हटाने में काफी कुछ इसमें योगदान दिया और जाने माने समाज सेवी थे। आज के दिन ही 1890 में वो हमें छोड़कर चले गए थे। आज के दिन 1939 में बास्केटबॉल के जनक जेम्स नैस्मिथ का निधन हुआ था। जेम्स नैस्मिथ के बारे में बता दूं, ये कैनेडियन अमेरिकन थे और इन्होंने बास्केटबॉल की जो ओरिजिनल, जो उसके रूल्स हैं, वो किताब लिखी थी और मात्र 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बास्केटबॉल को पूरी दुनिया के सामने पेश किया था। आज के ही दिन 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी ने त्यागपत्र दिया था। आपको बता दूं कि इंद्र कुमार गुजराल जी ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री इस देश के थे जो राज्यसभा के मार्फत आए थे। पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, तीसरे नंबर पर इंद्र कुमार गुजराल थे और चौथे नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से आए थे। तो आज के दिन ही इंद्र कुमार गुजराल जी ने त्यागपत्र दिया था। यह कुछ दर्ज है इतिहास में, आज की तारीख में। और अब समय है आज के मुद्दे को आप सबके सामने प्रस्फुटित करने का। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी कल्याणकारी सरकार में जो सूचना का तंत्र होता है, वो किस प्रकार का है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 23 करोड़ लगभग हमारी जनसंख्या इस प्रदेश की होने जा रही है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में जो सरकार की योजनाएं हैं, उनकी सूचनाएं समय पर पहुंचती रहें, ये बेहद जरूरी है। तो प्रदेश सरकार का सूचना तंत्र कैसा है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं प्रदेश के सूचना राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री प्रवीण कुमार जी भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के बारे में बता दूं, ये वाराणसी दक्षिण से विधायक हैं और इसके अलावा वाराणसी को जीते हैं। अपने पूरे जीवन में वाराणसी इनके रग रग रोम रोम में व्याप्त है और उत्तर प्रदेश के कई विभागों
का जिम्मा इनके पास है, विधायी कार्यों के अलावा खेल भी इनके पास है। परंतु सूचना के विषय पर आज हम विशेष बातचीत करेंगे और वाराणसी के विषय में तो चर्चा होगी ही। तो कृपया बताएं, उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग क्या करता है और उसके क्रियाकलाप क्या है? देखिए, जब महाभारत काल में चलेंगे आप, तो महाराज युधिष्ठिर ने कुशल राज सत्ता के संचालन के लिए विभिन्न महापुरुषों से राय जानी, बात की, सबसे जानकारी प्राप्त किया। तो उस समय, और यह स्थापित भी है कि नारद को ये कहा गया कि ये सूचना तंत्र के सबसे बड़े संवाहक थे और आदि सूचना मंत्री कह लीजिए या पत्रकार कह लीजिए, जिस रूप में भी लोग मानते हैं। पहले रिपोर्टर कहा जाता है। फर्स्ट रिपोर्टर, पहला रिपोर्टर। वो नारद जी से उन्होंने पूछा, उनसे बात किया कि राज सत्ता का कुशल संचालन कैसे होना चाहिए और उसके लिए सबसे गूढ़ और मुख्य बिंदु क्या है। तो नारद जी ने बताया, सूचना एक ऐसा विषय है और सूचना एक ऐसा कार्य है राजसत्ता का जिसके द्वारा आप जनता की पीड़ा को समझते हैं, उस पीड़ा को निदान करने के लिए उपाय करते हैं और वह उपाय जन जन तक पहुंचे, इसकी चिंता करते हैं। यह बात यदि आपने सूचना तंत्र में वास्तविक रूप में उतार लिया तो प्रभावी राजसत्ता, लोकप्रिय राजसत्ता, अनुशासित राजसत्ता का आप कार्य कर सकते हैं, ऐसा नारद जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को जो शपथ ली, तो सूचना विभाग कुछ व्यक्तियों को, पिछली सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों को चमकाने में लगा रहता था। जी। सूचना विभाग अपने वास्तविक कार्य को भूल गया कि हमने जो कानून बनाए, हमने जो जनोपयोगी निर्णय लिए, जनता के हित की जो बातें कही, वो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं, इस पर चिंता बंद हो गया। पुस्तकें छपती थी कानून की, जो बन रहा है। उत्तर प्रदेश संदेश छपता था, साहित्य पर आधारित पुस्तकें छपती थी, टीले के टीले सूचना विभाग के दफ्तर में पड़ी रहती थी, कूड़े छप जाती थी, पैसा पेमेंट होता था लेकिन पढ़ता नहीं था। बड़ी चमकदार जी। हमने आने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में आने के बाद हमने अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। हमने जो पुस्तकें छपती थी सरकार के नीतियों रीतियों की, सरकार के कार्यों को, वो हमने ग्राम प्रधानों से लेकर पार्षदों तक, बीडीसी सदस्यों तक घर घर भेजने का कार्यक्रम चलाया और भेज रहे हैं। साथ ही साथ हमने सोचा कि आज जो पूरी तरह से मोबाइल पर विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से सूचना तंत्र का प्रसारण होना चाहिए कि बहुत से इसके करोड़ों लोग, पूरे केवल यूपी में 6 करोड़ से ज्यादा लोग उसके यूजर हैं। तो हम लोगों ने एक ई संदेश बनाया। हमने कहा कि एक तो 1 महीने में आता है हमारा उत्तर प्रदेश संदेश जनता के तक पहुंचाने के लिए। अब हम उस पर यह काम करें कि प्रत्येक कैबिनेट की बैठक के बाद हमारा एक जो भी निर्णय हुआ, जो भी जनोपयोगी कार्य हुए, जो जनता के लिए जरूरी है, उसके जानकारी में आना चाहिए। तो हमने एक 7 डेज 7 पेज, 7 दिन 7 पृष्ठ ई संदेश करके एक पत्रिका लॉन्च किया। और आज ताज्जुब होगा आपको, लाखों लोगों के पॉकेट में, जेब में उस मोबाइल के माध्यम से हमारी पत्रिका रहती है और वो बड़ी जागरूकता के साथ, कुछ जैसे हमारे पास आया, मैं अपने कुछ मित्रों को भेजता हूं, यदि किसी समय किसी कारण से मैं भूल गया उनको भेजना, फॉरवर्ड करना, तो वो कहते हैं भाई इस बार का आपने भेजा नहीं, ये स्थिति है। तो हमने यह किया। एक चीज और आपको बताएं, सूचना विभाग के जो बजट थे विशाल हुआ करते थे,
जी, हम उस मुद्दे पर लौटेंगे। ये अद्भुत था। जी जी जी। लेकिन हमने उसको 1/4 कर दिया। हमने 1/4 मतलब 1/4 में जनता तक, जन जन तक पहुंचने का काम, विभिन्न माध्यमों से पहुंचने का काम सुचारू रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल निर्देशन में और हम लोग कर रहे हैं। ठीक बात। तो आज आप चर्चा समझ ही रहे हैं किस विषय पर है। प्रदेश के सूचना तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे साथ प्रदेश के सूचना राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी हैं, जो वाराणसी दक्षिण से विधायक हैं। और जब जाहिर सी बात है वाराणसी से विधायक हैं तो वाराणसी के विषय में भी उनसे बात होगी, लेकिन आप भी सीधे इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हमेशा की तरह आपको हम बताते हैं। 2 टेलीफोन नंबर्स हैं 0522 0522 और उसके आगे है 228869 और 2205756। इन टेलीफोन नंबर्स पे आप टेलीफोन करके हमारी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार जी। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने जो बातें बताई तिवारी साहब ने, उन्होंने कहा कि सूचना विभाग में कसावट आई है और तेजी आई है, बजट कम हुआ है और क्विक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान शुरू हुआ है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदेश के लगभग तीसरे दशक की पत्रकारिता कर रहे हैं। आपका इस विषय में क्या राय है आपकी? हाँ, कुछ परिवर्तन, जो पॉजिटिव चेंजेस हम लोग कुछ बिल्कुल दिखने में नजर आ रहा है, क्योंकि ये सही सूचना बाहर जाए, ये सरकार के लिए भी अच्छा होता है। नहीं तो बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचते हैं। जैसे एक जर्नलिज्म में बहुत ही फेमस कहावत है कि न्यूज़ इज समथिंग विच समबडी वांट्स टू हाइड, एवरीथिंग एल्स इज एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। इसमें दोनों चीजें शामिल हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप इंफॉर्मेशन कुछ हाइड भी करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं और फिर सरकार को मतलब और ज़्यादा अटैक झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए ये हमेशा ही बेहतर होता है कि आप जो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखें और जो सूचना है वो सही सूचना, दोनों चीज़ों के बारे में कोई सूचना देनी है वो भी, और जो सरकार के जो कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, वो भी जनता तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो सरकार की जो स्कीम्स हैं वो दूर दूर के गांवों तक, लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो उसका वो लोग लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। ठीक बात। हमारे साथ एक कॉलर लगता है जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। मैं मंत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं नंद में बाराबंकी से मैं जानना चाहता हूँ कि जो सरकार की सूचनाएं होती हैं तो ये अगर जनता तक सीधे पहुंच जाती हैं तो इसमें काफी लाभ मिलता है। मुझे जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे कम लोग पढ़े लिखे, जहाँ सूचना पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं, उन तक सूचना किस प्रकार से पहुंचे जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। तो आकाशवाणी दूरदर्शन उसी के लिए बना है, आकाशवाणी पर लोग सुने। वैसे मंत्री जी आप कुछ कहना चाहें तो? नहीं, ठीक बात कहा आपने अब्दुल्ला जी। वैसे हम आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक माह उत्तर प्रदेश की सूचना से संबंधित पुस्तकें भिजवाते हैं, जिला मुख्यालय पर भी पुस्तकें भिजवाते हैं, वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से भी सूचना भिजवाते हैं, ब्लॉग पर भी रखती है। और साथ साथ हर गांव में हमने तय किया है, अब तो हो भी गया है, हर गांव में जो जो सूचनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, हर प्राथमिक विद्यालय पर, जिस ग्राम सभा में जो भी प्राथमिक विद्यालय है, उसके दीवार पर हम लोग खूबसूरत पेंटिंग के माध्यम से इसको लिखवा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे ये सूचनाएं आपने भेज दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक या प्रिंट मीडिया तक, तो प्रिंट मीडिया फिर उसको असेस करता है, योजनाओं के बारे में तो जानकारी छापता है और उसके बाद थोड़ी उसकी समालोचना भी करता है। आपकी भूमिका क्या रहती है ऐसी सूचनाओं के प्राप्त होने पर? अब जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा हम चाहते हैं कि हम लोग, प्रिंट मीडिया का ये हमेशा ये स्टैंड रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें हैं वो जनता तक सही रूप में पहुंचे। जैसे कई चीज़ें हैं जिसमें उसको सही तौर पे जानकारी अगर नहीं भी है तो हम लोग उसको बिटवीन द लाइंस जो भी है उसको भी हम लोग थोड़ा एनालाइज करके फिर जनता तक पहुंचाते हैं कि अगर ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म हमेशा एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा रहा है पत्रकारिता का,
कि अगर सरकार है, सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है और वो जनता के लिए कोई काम कर रही है, तो इसको पहुंचाने का दायित्व है प्रिंट मीडिया का, और वो करती है। लेकिन प्रवीण कुमार जी, डेवलपमेंट जर्नलिज्म अब कहीं बैक सीट लेता जा रहा है। आप देखें तो अखबारों में पेज 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, और जो विकास परक पत्रकारिता है वो, क्योंकि कहते हैं जो 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 बिकता है वही छपता है या वही दिखता है। तो ये दुर्भाग्यशाली जो एक क्षेत्र है जिधर हम लोग धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ मामलों में कह सकते हैं, लेकिन कोशिश हम लोग की हमेशा यही रहती है कि बैलेंस एक बना रहे, क्योंकि वो जैसे न्यूज़ के लिए हम बोलते हैं ना कि ये इट्स कॉम्बिनेशन, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेड बटर एंड जैम। सो ब्रेड जो हार्ड तो कभी कभी जैम अगर ज्यादा हो गया तो कोशिश करते हैं हम लोग कि वो बैलेंस ब्रेड बटर जैम का बना रहे। तो इस दिलचस्प विषय पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ डॉक्टर नीलकंठ तिवारी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं। डीडी-यूपी पर इस समय नमस्ते यूपी चल रहा है, जिसमें हम प्रदेश के सूचना तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। वाराणसी के विधायक भी हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, उनसे बात कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चंद्रसेन उपाध्याय बोल रहा हूँ सुल्तानपुर से। जी बताएं चंद्रसेन जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मंत्री जी को मेरा प्रणाम है। जी जी। हेलो, हाँ चंद्रसेन जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न करें। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप पूछिए। हाँ सर, जो जैसे जो फेक न्यूज है हमारे मतलब सोशल साइट से पहुंचती है हमारे समाज में, या जो मतलब गलत न्यूज चाहे हमारे सरकार के अबाउट ही पहुंचती है हमारे हर व्यक्ति के फोन सोशल साइट से या कहीं से, उसके लिए हमारे मंत्री जी क्या कर रहे हैं या हमारे सरकार क्या कर रही है? मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है चंद्रसेन जी, बहुत धन्यवाद इस ज्वलंत मुद्दे पर सबका ध्यान आकृष्ट करने के लिए। देखिए, सोशल मीडिया या वेबसाइट के माध्यम से जो गलत न्यूज़ का प्रसारण हो रहा, कभी कभी करते हैं लोग, या गलत न्यूज़ देते हैं, या कोई व्यक्ति कुछ डाल देता है किसी सोशल साइट पर, जो भी कर देता है, उसके लिए ऑलरेडी साइबर लॉ बना हुआ है। साइबर लॉ में वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका संज्ञान न्यायालय संज्ञेय अपराध है, और कुछ धाराएं गैर जमानती भी हैं। तो साइबर लॉ के आधार पर कार्रवाई उसमें हो सकती है। साथ ही साथ जो प्रिंट मीडिया या अन्य माध्यमों से यदि कुछ ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा होता है, उसके लिए भी विभिन्न कानून, जो आईपीसी की धारा है, भारतीय दंड विधान की, कुछ से प्रेस से संबंधित कानून हैं, ये सभी जो लोकल एक्ट में आते हैं, ये सभी एक्ट के माध्यम से आप इन पर कार्रवाई कर सकते हैं, और बाकायदे इन पर नकेल रखने की उसमें व्यवस्था है। साथ ही साथ हम लोग भी इस पर पूरी संजीदगी के साथ, ये जो वेब पोर्टल है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इस पर बहुत जल्दी ही कुछ नियम कानून बनाने वाले। अच्छा, हाल में बीबीसी ने इस पर एक वर्कशॉप की थी, मुझे ध्यान पड़ता है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसारण करता है चिंतित हैं फेक न्यूज को लेकर। दूरदर्शन ने भी राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान छेड़ा है फेक न्यूज से निपटने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत चिंतित है देश की फेक न्यूज, जो व्हाट्सएप पर आप कहीं का दृश्य डालकर कहीं की भावनाएं उकसाने का कार्य करते हैं। तो इसमें प्रिंट मीडिया का रोल, मतलब इसको डाइल्यूट करें, इसको ठीक करें, स्थितियों को सुधारने में क्या रोल हो सकता है? इसमें थैंकफुली प्रिंट मीडिया के साथ एक प्रिंट मीडिया का जो आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि 24 घंटे में एक बार निकलता है। आजकल मिनट की जो खबरें होती है, इसके मुकाबले प्रिंट मीडिया 24 घंटे में एक बार निकलता है। तो ये जो ड्रॉबैक है, एक तरह से उसका स्ट्रेंथ भी हो जाता है कि हम लोग के पास इतना समय होता है कि हम लोग इस तरह की खबरें जो हैं या इस तरह उसको चेक करके, तो बिल्कुल हमारे थ्रू इसका प्रसारण ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, क्योंकि हमारे पास इतना समय होता है कि हम उसको चेक कर सकते हैं कि फेक है कि नहीं है। क्योंकि ये आजकल के कई, आपने हाल में देखा होगा कि कई सारे कम्युनल इंस्टेंसेस हैं, ये इनके पीछे कारण ही है कि इस तरह के खबरों का प्रसारण इतना इंस्टेंट होता है। सोशल मीडिया ने लोगों को पावरफुल बनाया है, पावर दिया है लोगों को अपने हाथ में वो एक मीडिया, लेकिन ये बहुत ही ये कहना है डबल एज स्वॉर्ड है, दो-धारी तलवार है कि दोनों तरफ काटती है। अगर आप ये इसको पावरफुल बनाया है लोगों को, तो इसका गलत इस्तेमाल होने का भी बहुत अधिक खतरे हैं। भाई जी, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक फोन कॉल फिर है। हेलो हेलो,
नमस्कार। जी, एक दो छोटी छोटी बातें पूछना चाहते हैं कि जो गांवों में विकास के कार्यों में सरकारी धन का खर्चा होता है जी, ये क्या कभी सार्वजनिक सूचना सभी आम आदमी के लिए मतलब कोई विवरण दिया जा सकेगा भविष्य में? और एक 15-20 हेल्पलाइन चलती थी पहले जो आम आदमी के लिए फायदेमंद थी, वो बंद हो गई, उसकी जगह पर क्या कोई नई हेल्पलाइन जारी की जा सकेगी भविष्य में? विकास परक योजनाओं पर होने वाले खर्च का ब्यौरा पंडित सुरेश त्रिवेदी जानना चाहते हैं, कैसे जन जन तक पहुंचे? जी, हम लोगों ने एक एक विकास की योजना हर जिले स्तर पर सीडीओ को कह भी रखा है, और आप कभी भी जाएंगे जिला मुख्यालय पर तो आपको सब उपलब्ध हो जाएंगे। ये तो एक एक जिले का मैं बता रहा हूं। सूचना विभाग, हम नीतियां जो भी रहती हैं या कोई बड़ी योजनाएं रहती हैं, चूंकि हर जिले का, यदि एक जिले का आप देखेंगे तो एक जिले का बहुत विस्तारित वर्क है। कहीं सड़क बन रही है, किसी गांव में एक ही गांव का जी सूचना देना हो तो एक गांव की गली है, सड़क है, पानी का है, ओवरहेड टैंक बनाया गया, शौचालय बनाए गए, प्रधानमंत्री आवास बनाए गए, आयुष्मान भारत के कार्य हुए, अन्य भी बहुत से कार्य हैं जो कि हो रहे हैं इसमें। उन एक एक गांव का सूचना विभाग प्रदेश के स्तर से तो नहीं करता, लेकिन जिले स्तर पर आपके विकास अधिकारी जो सीडीओ हैं उनके पास है, उस सीडीओ ने उसको बाइफरकेट किया है ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर जाएंगे आप तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सक्रिय होना पड़ेगा। ब्लॉक स्तर पर जाने पर एक एक ग्राम पंचायत का पूरा डिटेल प्रत्येक ब्लॉक पर अलग फाइल बना करके, अलग रजिस्टर बना के उपलब्ध है। आप जब चाहेंगे तब आप लोग, मतलब एक आम आदमी अगर ब्लॉक के ऑफिस में जाए तो उसको ये विवरण सब मिल जाएगा। जिस विषय पर बात थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे सोशल मीडिया पर, तो जैसे ये देश अभी बहुत ज्यादा साक्षर नहीं हुआ है, हमारे प्रदेश में भी साक्षरता की दर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो व्हाट्सएप है या इस तरह के सोशल मीडिया के हथियार हैं वो अक्सर नुकसानदायक भी साबित होते हैं। तो सरकार की भूमिका इसमें क्या हो सकती है कि वो लोगों को इसके जुडिशियस प्रयोग की विधि के बारे में बता सके और ये भी बता सके कि अगर आपने इसका दुरुपयोग किया तो सख्त कानून है और आपको इसके लिए दंड का भागी होना पड़ेगा। देखिए, आपको एक चीज बताया, ये हमारे यहां या समाज जीवन के उत्पत्ति के साथ ही, मानव सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही हर चीज का पक्ष विपक्ष दो चीजें हों जी, जिसको सकारात्मक नकारात्मक भाव भी कहते हैं, पॉजिटिविटी निगेटिविटी, ये सब चीजें कहते हैं। ये मानव सभ्यता के साथ ही शुरू हुई है। कोई भी चीज यदि अच्छी है तो कहीं ना कहीं उसका पक्ष कहीं बुरा आ जाता है, सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में। सोशल मीडिया के सक्रियता से बहुत सी चीजों पर नकेल भी लग रहा है। जी मैं बताऊं आपको, बताएं, यह एक समाज में अद्भुत परिवर्तन है। परिवर्तन यह है कि अभी तो इसे मान लीजिए कि प्रिंट मीडिया में कोई न्यूज छपता था, उस पर त्वरित रिस्पांस उस सूचना पर पढ़ने वाला देखने वाला नहीं कर सकता था। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे आप टीवी चैनल में कोई चीज दिखा रहे हैं तो जो आज दर्शक है, यदि आप गलत दिखा रहे हैं या गलत बोल रहे हैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, नो ऑप्शन एट ऑल। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है कि सोशल मीडिया ऐसा है कि मैंने कोई सूचना तंत्र में, मान लीजिए कि सरकार ने कोई नीति बनाया, मैंने एक सूचना उस पर प्रसारित किया सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कि यह प्रधानमंत्री आवास इतने बन रहे हैं, आयुष्मान भारत में इतने बन रहे हैं, ये मैंने दिया वहां पर, मान लीजिए वो दिया, तत्काल उस पर एक कमेंट आ जाता है कि आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री आवास में फला गांव में यह गड़बड़ी हो रही है। हम उसको चेक करते हैं, इस चेक करने का परिणाम हुआ कि सैकड़ों लोग जेल गए। तो देखिए, सबके प्रांश से, हाँ यह भी सही है आपको कि आपकी बात कि बहुत से समस्याएं, बड़ी समस्याएं क्रिएट होती हैं कभी कभी इस सब सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए। उसके लिए पहले से भी कानून है और भी कानून हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, करेंगे। नमस्ते यूपी में आज लगातार चर्चा हो रही है प्रदेश के सूचना तंत्र के बारे में। इस कार्यक्रम का पहला भाग लगभग अब अपने अंतिम छोर में है और दूसरे भाग में हम बात करेंगे वाराणसी के बारे में, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि वाराणसी की तस्वीर तेजी से बदल रही है। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी हमारे साथ हैं, इनसे बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए। तो इसके पहले कि हम दूसरे भाग की ओर चलें, हिंदुस्तान बदल रहा है,
भारत बदल रहा है। तमाम योजनाओं ने इस देश की छवि को निखारा है और लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण उसमें परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना ऐसी एक योजना है। देखिए भारत कैसे बदल रहा है। आज लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। ट्रांसफार्मर भी लग गए हैं, बिजली के तार भी खिंच गए हैं, कुछ घरों को बिजली कनेक्शन भी मिल गए हैं। लेकिन अभी बहुत से घरों में बिजली का उजाला नहीं हुआ है। देश के हर छोर पर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक बिजली का कनेक्शन हर घर तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल की है, एक योजना बनाई है। नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी सौभाग्य। सौभाग्य योजना बिजली से वंचित उन सभी घरों का भाग्योदय करेगी जो अपने गांव या शहर तक बिजली आ जाने के बावजूद बिजली का कनेक्शन पाने का इंतजार कर रहे हैं। सौभाग्य योजना में सभी वंचित परिवारों को बिना किसी अग्रिम फीस या जमा राशि लिए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। घर के पास तक बिजली का खंभा खड़ा किया जाएगा, तार खींचे जाएंगे और कनेक्शन दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, घर में एक एलईडी बल्ब और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी फिट करके दिए जाएंगे। घरों में रेडियो, टीवी या अन्य घरेलू उपकरण चलाना भी अब संभव हो जाएगा। गरीब वंचित परिवारों को बिजली कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा और अन्य वंचित परिवारों से 50 रुपए की 10 साधारण किश्तों में कुल 500 रुपए की राशि ली जाएगी। प्रक्रिया को सरल व सहज बनाने के लिए बिजली कंपनियों के प्रतिनिधि घर घर जाकर स्वयं परिवार की जरूरी जानकारियां लेंगे। घर के मुखिया की फोटो और पहचान पत्र की फोटो खींचकर बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। घर घर बिजली पहुंचने से पूरा देश प्रगति की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जरा सोचिए, जब इस देश के सभी घरों में शाम के बाद उजाला होगा, तब हमारे सभी ग्रामीण भाइयों, बहनों और माताओं के जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा। विद्यार्थी शाम ढलने के बाद भी पढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे और सभी लोग कदम से कदम मिलाकर इस देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़कर न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में जुट जाएंगे। आइए हम सभी मिलकर घर घर बिजली पहुंचाने के इस भागीरथी प्रयास को कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण करने का संकल्प करें। रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे? क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो। अरे दूसरी की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोन खाल। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। तस्वीर बदल रही है। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में
यहाँ के जीवन स्तर को सुधारना, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, तमाम विषयों पर, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज पर यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण जीवन दे पाना, इस तस्वीर को बदल पाना, स्थितियों को परिवर्तन ला पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 4 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन देश में आया है और बाकी बहुत कुछ अभी आने को है। बहरहाल इसी सकारात्मक मोड़ के बाद अब चलते हैं एक बार पुनः आज के मुद्दे की ओर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, जो सूचना राज्य मंत्री हैं, वाराणसी दक्षिण के विधायक भी हैं। तो आप जहां के विधायक हैं मंत्री जी, अभी जो चर्चा आपसे हो रही थी, वहीं गंगा मैया हैं, वहीं काशी विश्वनाथ हैं, वहीं काल भैरव हैं और आप वहां से विधायक हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे पावन पवित्र स्थान से आते हैं आप। वाराणसी की तस्वीर बदल रही है। अभी हाल में वहां देव दीपावली मनाई गई। 20 लाख से अधिक दिए वाराणसी के घाटों पर जले। लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जहां से जहां तक निगाह जाए वहां से वहां तक रोशनी ही रोशनी थी। किस प्रकार से बदल रहे हैं वाराणसी को आप सब लोग? देखिए, आपको 2-3 बातें बताएं। देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद आपने अनुभव किया होगा कि हर जगह कुछ न कुछ बदलाव हुए। जो औद्योगिक केंद्र थे, औद्योगिक स्वरूप के साथ उसका बदलाव किया गया। नवी मुंबई का सृजन हुआ, कलकत्ता में इसे करके सृजन हुआ, दिल्ली में भी नए सृजन हुए, लखनऊ जहां बैठे हैं यहां पर भी नया सृजन हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, प्रयाग में हुए, हर जगह। काशी आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक नगरी है। इस कंसेप्ट को लेकर के, इस भाव को लेकर के काशी का विकास होना चाहिए था, इसके पर रचना करनी चाहिए था। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि स्वतंत्र भारत में काशी में भी विकास की परिकल्पना की जा सकती है, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ। और एक अपनी छोटी सी काशी जो हमारी जगत से न्यारी है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, उसको छोटी सी काशी को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। लेकिन 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी वहां से सांसद का चुनाव लड़े, सांसद जीते और देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस मर्म को समझा और काशी के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पौराणिक पक्ष को आत्मसात करते हुए विभिन्न योजनाएं बनाई। आपको बताऊं, काशी 9 देवी का नगर है, 12 ज्योतिर्लिंग का शहर है, 9 गौरी का शहर है, अष्ट भैरव का शहर है, अष्ट विनायक का शहर है, अष्ट प्रधान विनायक का शहर है, 56 विनायक का शहर है, महाविष्णु का शहर है, 12 आदित्य का शहर है, 4 धाम का शहर है, 10 महापीठ का शहर है, पूरे देवी देवताओं का शहर है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में स्थापित, मान्यता प्राप्त पूज्य कुंड हुआ करते थे। लेकिन कालांतर में चिंता न करने के कारण सब नष्ट होते गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी चीजों पर चिंता किया। प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने कुंडों को, आप जाइए कभी घूम के आइए, दुर्गा कुंड, लॉर्ड भैरव कुंड, पिचासमोचन कुंड, मातृकुंड, पितृकुंड, जितने कुंड हैं आप जाएंगे वहां पर, जब देखेंगे ना क्या सुंदरीकरण हुआ। और वहां पर्यटक आकर के सेल्फी लेता है। उन्होंने हृदय योजना के माध्यम से और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने वहां पर आगे बढ़ करके इन कुंडों, तालाबों को सुंदर किया। मंदिरों को, छोटे छोटे मंदिर लेकिन विशाल ऐतिहासिक स्वरूप, विशाल पौराणिक आध्यात्मिक पक्ष को लेते हुए है। मंदिर छोटे लेकिन बहुत ही विशाल ऐतिहासिक और पौराणिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष लेकर के वो बैठे हुए हैं। उनके सुंदरीकरण के लिए, उनके मार्गों को सुंदरीकरण करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। एक चीज और आपको बताएं, दर्जनों की संख्या में हमारे यहां पद्म अवार्डी हैं। पूज्य बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न मिला उनको जी। मदन मोहन मालवीय जी को भी भारत रत्न इस सरकार ने दिया। लेकिन वहां पर जो हमारे संगीत घराने हैं, विश्व का प्रसिद्ध संगीत घराना
कबीर चौरा जहां पर दर्जनों के संख्या में, कबीर चौरा की तो एक गली में कई पद्मश्री, पिपला नहीं, हमारी विधानसभा, वो आपको मैं बताऊं, उन गलियों को कूड़ा घर बना के रखा गया था। हमारे यहाँ जो पद्मी वाड़ी, हमारी शान, काशी की शान, देश की शान, देश का मान, ऐसे लोग जहां जिस गलियों में रहते हैं उस गलियों को कूड़ा घर बनाने रखा गया था। आप जाके देखिए ना, जाके देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री ने योजना बना के, हृदय योजना के तहत एक एक संगीतकारों, एक एक ऐसे विशिष्ट लोगों के घर तक की जो गलियां चमकाई, लाइटिंग चमकाई, लगता है कि यह हमारे विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं। बिल्कुल। यह तो हमारे सांस्कृतिक पक्ष थे। घाटों का, घाट टूटे हुए थे, गंदगी थी घाटों पर कोई बैठता नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद फावड़ा चलाया, और काशी की जनता अद्भुत प्यार करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्यार करती है। काशी की जनता ने उनकी एक फावड़े के प्रतिफल में हर घाटों को साफ कर दिया। अब जाइए देखिए, बैठिए, आज वहां पर घाटों पर शाम को चले जाइए तो रात को 9 बजे 10 बजे तक लोग बैठते हैं। टीम के झुंड विदेशी सैलानी, विद्यार्थी, पढ़ने लिखने वाले लोग, साधना करने वाले लोग, आपसी विमर्श करने वाले लोग बैठते हैं घाटों पर। सैकड़ों टीम आप मिलेगी हर घाट पर, ऐसा नहीं कोई एक विशेष घाट, हर घाट पर लाइट बन गया। हर घाटों पर जो टूटे फूटे थे उस घाटों को बनाने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना दी। हर घाटों का निर्माण हो रहा है। यह तो हमारे सांस्कृतिक पक्ष थे। साथ ही साथ बाबा के दरबार में हम जाते थे, मां गंगा को स्नान करने जाते थे। वहां पर सीवर नाले बहते थे, मां गंगा में सीवर के पानी जाता था। अभी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 21 जनवरी के बाद 21 जनवरी तक एक भी सीवर का पानी एक बूंद नहीं जाएगा। अभी हम लोगों ने 80% काम कर लिया, 90% काम कर लिया। तो क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा गया ना, हमारा दीनापुर का चालू हो गया, गोईठा बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, ये तो विषय होगा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। हाँ, बाबा विश्वनाथ लोग जाते थे गली में, किसी तरह सक्रिय हुए जाते, लाखों की संख्या में, भैया लाखों की संख्या में लोग जाते थे, लेकिन समस्याएं होती थी। आज जाके देखिए, काम हो रहा है, बाबा के दरबार में जाएंगे तो हर प्रकार का आपको लगेगा कि यह आध्यात्मिक केंद्र है। साथ ही साथ काशी हमारी सिमटती गई, छोटी होती गई, किसी ने काम नहीं किया, जनसंख्या बढ़ गई। पहले शहर में 10-5 गाड़ियां कभी रही होंगी, आज घर घर में गाड़ियां हो गई। जो जनसंख्या लाखों में रही होगी, कुछ लाख रही होगी, आज 30 लाख 40 लाख की संख्या हो गई। वो जनसंख्या के साथ हम काशी के विस्तारित नहीं कर पाए, हमारा कोई अलग से विस्तार नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी ने इसको भी सोचा, ठंडे बस्ते में पड़ी रिंग रोड योजना को उन्होंने चालू किया। आप जाके देखिए जी, बनारस के सराउंडिंग आपको दिखेगा। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हुआ है, सेकेंड फेज का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे बहुत बड़ी विस्तार की योजना काशी की बनेगी। बाबतपुर से आज जब कोई उतरता है, कभी हम लोग जाते थे, बमुश्किल 2 गाड़ी जाती थी एयरपोर्ट को लेकर के। आज आप चले जाइए, आप जब एक बार उतरता है कोई, हमको तो कई मित्र मिले, फोन किए लोगों ने, हमको बताया, बधाई दिया। लोगों जब आते हैं तो उनको बाबतपुर उतरने के बाद लगता है कि हम काशी नहीं, कहीं दूसरी जगह आए हैं, विदेश में। अच्छा, तो इसी मुद्दे पर हम लौटेंगे। प्रवीण कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो अभी हाल में देव दीपावली के बाद कई लोगों ने ट्वीट किया था, और उसमें अनिल कपूर जी भी आए थे देव दीपावली पर वाराणसी, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने बदली हुई काशी देखी, एकदम बदली हुई काशी, चौड़ी सड़कें, एकदम देवतुल्य स्थान, जैसे अद्भुत। लिखा उन्होंने लिखा था, ट्विटर पे लिखा था, तो मैंने उसको रिट्वीट भी किया, आपने रिट्वीट भी किया, उसको हम सबने पढ़ा था। तो प्रवीण कुमार जी, आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस थे जो पहले काशी को इतना इग्नोर किया गया, जो एक वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लिविंग सिटीज है, जो आप कह सकते हैं कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक काशी रही है हमेशा से, लेकिन क्या वजह रही होंगी कि उसको ध्यान नहीं दिया गया उस दिशा में जरा भी? अब ऐसे जैसे आप इसको राजनीतिक कंपल्शन कह लीजिए, या आपने हमेशा देखा, जैसे लखनऊ सबसे ज्यादा डेवलप कब हुआ, जब अटल जी यहाँ से एमपी बने और फिर प्रधानमंत्री बने। तो जाहिर है बनारस से अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं था। हमारे ऐसा नहीं था, यह विषय नहीं था।
तो नहीं, वो ये बात है कि जितना विकास पिछले 4 साल में हुआ है वो पहले नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी जब प्रधानमंत्री आए थे 12 तारीख को, तो हम लोगों ने एक 4 साल का 4.5 साल का असेसमेंट किया था कि बनारस कैसे बदला है। तो हम लोग देखा करीब 35 से 40 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स बनारस में आए हैं पिछले 4 सालों में। और जो बनारस का लुक है वो तो बहुत ही चेंज हुआ है। आप वो तो हर कोई कहता है। हम लोगों ने खासतौर पे बनारसियों का इसमें पक्ष जानना चाहा कि जैसे हम लोग तो जैसे ट्विटर पे दिखता है या फेसबुक पे दिखता है बनारस मड़वाड़ी स्टेशन कितना खूबसूरत है, घाट कितने सुंदर हैं, लेकिन हम लोगों ने बनारसियों से जानना चाहा कि वो क्या सोचते हैं कि पिछले 4 साल में कितना बदला है। तो एक जो उसका जो क्रक्स आया वो ये था कि बदला तो बहुत है, कि जो कि ये था कि इट लुक्स गुड बट येट टू फील ग्रेट। इस तरह का एक रिएक्शन हम लोग के पास है कि जो महसूस जो करने की बात है, क्योंकि जो उसमें कुछ चीज़ें अभी भी हैं, जैसे इंटरनल रूट्स हैं या कुछ सिविक इश्यूज हैं, या जैसे गंगा में अभी एसटीपी लगा है तो गंगा के शुद्धिकरण की तरफ कदम बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये वर्क इन प्रोग्रेस हैं। जी भाई, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कभी भी वो पूर्ण नहीं होगी। जिस प्रकार कानून व्यवस्था में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, उसी प्रकार विकास परक कार्यों में भी हमेशा गुंजाइश रहती है। जैसे देव दीपावली या इस तरह के जितने बनारस में आप समझ लें कि हर हफ्ता कुछ ना कुछ सेलिब्रेट होता है, तो अभी तक इन किसी भी चीज की ब्रांडिंग अभी तक नहीं हुई। लोगों का दुख दर्द ये भी था कि आखिर क्या वजह है कि एक ऐसा स्थान जिसके लिए कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश चैव सप्तैता मोक्षदायिका, जो कहा गया कि 7 पुरियों में से एक है, क्यों वहां के घाट सुधर नहीं सकते? क्यों गलियों में जब दर्शनार्थी चले और सामने से अगर सांड या बैल आ जाए तो आप उल्टे ही भाग सकते हैं, सीधा आप नहीं जा सकते? क्या वजह है कि वहां पर गंगा में सीवेज गिर रहा है, कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग पा रहा है, जबकि कल्याणकारी सरकार हमारे देश में रही है 1947 से आज तक? क्या वजह रही उसकी? जो भी वजह रही हो, बहरहाल हम भूतकाल में न जाकर भविष्य की ही बात करते हैं। और इसके अतिरिक्त वहां पर एक अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल भी बनाया आपने, बहुत बड़ा। जो एक देव दीपावली का पक्ष है, आपको बता दूं। जी, देखिए, देव दीपावली हमारे यहाँ इंटरनेशनल ब्रांडिंग की इसमें चीज है। एक होटल के कमरे खाली नहीं रहते, लाज तक नहीं खाली रहते, और उस दिन 200 लाख की संख्या में जनता घाटों पर रहती है। इस बार रही, पिछली बार से दोगुनी संख्या रही। जानते हैं क्यों रही? देव दीपावली बड़ी मनोयोग से हमारे काशीवासी मनाते हैं। अब बड़ी उसमें उनका भाव रहता है, आंतरिक भाव रहता है, बहुत अच्छा, मतलब मन प्रसन्न करके करते हैं। किसी का कोई सहयोग की उनकी अपेक्षा नहीं रहती। लेकिन कुछ घाटों पर देव दीपावली नहीं होती थी, 16-17 घाटों पर। इस बार हम लोगों ने लिया और गंगा उस पार भी हमने सजावट किया। हमने कहा कि जहां पर कमजोरी है या कोई कमजोर व्यवस्था है जहां पर, वहां हम सरकारी मदद से देव दीपावली को ठीक करेंगे। चीज और आपको बताएं, काशी में एक पुरातन काल से चली आ रही पंचकोश परिक्रमा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, या कभी जाइए आप देखिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहां पर 5 पड़ाव हैं, अद्भुत हैं, ऐतिहासिक हैं, काशी खंड में वर्णित हैं, पुराणों वेदों में वर्णित, वह जो चीजें हैं कोई देखा नहीं। आदरणीय योगी जी पंचकोश की खुद स्वयं परिक्रमा किए, जाकर के खुद परिक्रमा किए पंचकोश की। अब परिक्रमा करने के बाद 103 करोड़ रुपया उन्होंने चौड़ीकरण के, सुंदरीकरण के लिए सड़कों का दिया, एक रिंग रोड और प्लस ये दोनों। काशी के बारे में जब सोचेंगे तो अब बनारस को सांस्कृतिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और औद्योगिक केंद्र के रूप में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर विकसित किया जा रहा है। अभी आपको बताएं, मल्टी मॉडल टर्मिनल जो हुआ, आप जो वहां पर रामनगर में, आप अनुमान करते हो क्या है? कितने दिनों से, 300 साल से वो पेंडिंग था, 300 साल से पेंडिंग था। किसी सरकार, केंद्र सरकार में कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको चालू कराया, काशी से चालू कराया। अब वो इंडस्ट्रियल हब बनने की स्थिति में, काशी का उस पार रामनगर का एरिया अपने आप में वो सेंट्रल इंडिया का पूरा हब हो जाएगा। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, वहां बुनकर थे।
हमारे बुनकर हैं, और काशी की बनारसी साड़ी, जरी का काम, रेशम का काम विश्व में प्रसिद्ध है। भाई काशी के बारे में जब साड़ी की परिकल्पना की जाती है तो बनारसी साड़ी, साड़ी का मतलब बनारसी साड़ी। उस बनारसी सिल्क के प्रोत्साहन के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, केवल भाषण होते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया भैया, किसी ने कुछ नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आकर के उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल का शिलान्यास किया, और रिकॉर्ड टाइम में जो समय था उसके पहले उसका लोकार्पण भी किया। आज हमारे बुनकर भाई, हमारे हस्तकला से जुड़े हुए लोग, साड़ी व्यापारी से जुड़े, उनको मार्केट मिल रहा है। किसानों के लिए आपको बताएं, हमारा सब्जियों का हब है, मिर्ची उर्ची वगैरह हमारे यहाँ उधर जाएंगे तो बहुत होता है। सब्जियां कभी टमाटर 50 रुपए तो कभी 20 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी फेंका जा रहा है। मिर्ची कभी अपने भाव की से। किसानों के लिए, ये सब्जी व्यापारियों के लिए वहां चूंकि बहुत बड़ा धान गेहूं की फसल के लिए बहुत लैंड नहीं है, लेकिन ये फसल हमारे यहाँ जो सब्जी की होती है बहुत प्रचलित है। किसी ने नहीं सोचा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर सोचा और सोच करके पेरिसेबल कार्गो बनाया, जिसमें कि किसान आज अपनी सब्जियों को ले आकर के वहां रखता है। तो रखता ही नहीं है, वहां बाइफरकेशन हो जाता है। आज मार्केटिंग होती है ना किसी चीज की, किसान मार्केटिंग करना बेचारा नहीं जानता, इसीलिए उसको कीमत नहीं मिलती है, तो उसको मार्केटिंग किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री की क्या सोच है। पेरिसेबल कार्गो उन्होंने राजा तालाब में बनाया। बनाने के बाद उस पेरिसेबल कार्गो में मशीन लगाई। इसे मान ली टमाटर आपने रख दिया, टमाटर 4 साइज के हैं, तो चारों साइज के टमाटर अलग अलग हो जाते हैं और उनका वजन होकर के वहां रख लिया जाता है। आप चाहो तो वहां से कुछ दिन बाद ले आकर के मार्केट में बेचो, आप चाहो वहां रखा रहेगा, IRCTC से उसका एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया, वहां से लेकर के वो मतलब किसान सीधे वहां जा सकता है। हाँ, किसान खेत में ही है भैया, खेत में ही है, और वहां से जाएगा, वहां से वो सामान रेल के माध्यम से, विमान के माध्यम से दुबई भी बिकेगा, अमेरिका भी बिकेगा, दिल्ली भी बिकेगा, लखनऊ भी बिकेगा। यदि किसान चाहेगा तो, किसान चाहे तो फिर निकाल के अपने बेचे, मतलब कोल्ड स्टोरेज नहीं है। वो किसान वहां पर उसके चीजों को बाइफरकेट करके गुणवत्ता के आधार पर उसका बैग बन गया, गुणवत्ता के आधार पर चाहे तो लखनऊ बेचे या बंबई बेचे। और उसके लिए यही नहीं, बंबई या लखनऊ बेचे ही नहीं, उसके लिए साधन भी उपलब्ध कराया गया कि रेल के माध्यम से जाएंगे। यह है प्रधानमंत्री। तो ये जो सोच है प्रधानमंत्री जी की और जिस प्रकार से वो वाराणसी की तस्वीर बदल रहे हैं, ये रामनगर में जो अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई, तो जल परिवहन की व्यवस्था, क्या लगता है कि कितने समय में वहां पर तस्वीर किस प्रकार की हो सकती है? प्रवीण जी, आपकी पत्रकारिता के अनुभव को देखते हुए मुझे लगता है प्रश्न इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कलकत्ता पोर्ट से सीधे कनेक्ट हो गया है बनारस। तो एक तरह से बनारस जो जिन चीज़ों का भी एक्सपोर्ट कलकत्ता पोर्ट से होता है, तो जो सेंट्रल इंडिया के जितने मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, जितने यहाँ के जो व्यापारी हैं या जो निर्यातक हैं, वो बजाय उनको कलकत्ता जाने के वो बनारस में ही अपना सामान लोड कर सकते हैं। ये कलकत्ता पोर्ट के थ्रू ही बाहर चला जाएगा। तो एक तरह से बनारस, ये आने वाले समय में बनारस एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन का थ्रू का एक हब बनेगा। नहीं, लेकिन पहले जब भी इस विषय में बातचीत होती थी तो कभी भी इस बात को गंभीरता से लिया नहीं जाता था, लोग उसे हास्यास्पद दृष्टिकोण से लेते थे। अब जबकि वो मूर्त रूप में कुछ सामने दिखने लगा है, क्या लगता है कि ये परिवर्तन ला सकेगा जीवन में लोगों के? और बिल्कुल परिवर्तन कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए ना। शुरुआत हुई है और शुरुआत अच्छी हुई है, तो मेरे ख्याल से परिवर्तन आएगा। क्योंकि जमीनी तौर पर तो दिख नहीं लगा है, तो वही ना जो परिवर्तन दिख रहा है और महसूस करने की बात है, जो उस स्थिति पे है ना जहाँ पे लोग महसूस करने लगे, तो वो भी समय आएगा। जब इतना आ गया तो अगर इसी रफ्तार से चलता रहे तो वो समय भी आएगा। तो लेकिन फर्क वही है कि प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी होने की वजह से का जो असर है वो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की नजर सीधे वहां पर है, वो सीधा तमाम कार्यक्रमों को वो देख रहे हैं, वहां पर कार्यान्वित हो रहे हैं। क्योंकि आज से पहले बनारस, देखिए पॉलिटिकली बनारस को महत्व इसलिए भी नहीं मिला होगा, ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, आपने देखा होगा कि ये पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं कि जहाँ का चीफ मिनिस्टर होता है वहाँ कुछ डेवलपमेंट हो जाता है, जहाँ के इन्फ्लुएंशियल मंत्री होते हैं वहाँ का कुछ डेवलपमेंट हो जाता है। तो बनारस में अभी तक ये स्थिति नहीं आई थी,
लेकिन एकदम से वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र बन गया। किसी भी वजह से हो, लेकिन विकास होना चाहिए। और आपने ठीक कहा, जब अटल जी लखनऊ से, जब उनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ था, उस समय लखनऊ, जितना विकास लखनऊ ने उस समय देखा। जी, चीज में बीच में आग्रह करूंगा। जरूर जरूर। फूलपुर भी किसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र था, अमेठी भी किसी प्रधानमंत्री का क्षेत्र था। राज सत्ता के केंद्र के स्थापित व्यक्तियों का केंद्र रायबरेली भी हुआ करता था। कभी घूम के आइए, तब काशी से कहिए। ये भाव होती है भैया, भावना होती है, मन के अंदर स्थापित भाव ही विकास का परिणाम स्वरूप। आप जरा सोचिएगा, कभी सोचा आपने, स्वतंत्रता के बाद कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब गए, वही फाइल है आज भी, वही बीपीएल के रिकॉर्ड हैं, वही रिकॉर्ड रखे थे। वही रिकॉर्ड के आधार पर 2014 में प्रधानमंत्री जी को ज्ञात हुआ कि 1,125 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ परिवार रहता है, जिसमें 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं, 25 करोड़ परिवारों में से 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिसके घरों में गैस का चूल्हा नहीं है। 125 करोड़ की आबादी में 67 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बैंक में खाता नहीं है। 12 करोड़ ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है। 10 करोड़ ऐसे हैं जिनका छत ढकने का मकान नहीं है। 4.5 करोड़ ऐसे हैं जिनके घर में कभी बिजली की रोशनी गई नहीं। 18,000 ऐसे गांव हैं जहां पर कभी बिजली के पोल नहीं गड़े। लाखों की संख्या में, केवल यूपी में 1 लाख, लाखों की संख्या में ऐसे मजरे हैं जहां पर कभी बिजली का तार नहीं गया। ये कोई नया रिकॉर्ड नहीं बना भैया। आयुष्मान भारत में गरीब बेचारा बेटी की शादी तय करता था। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, बहुत वज्र गांव के रहने वाले हैं। गांव में बेटी की शादी जब तय होती थी ना, बेटी की शादी, बेचारा खब इकट्ठा करके, गेहूं बेच करके किसी तरह 2, 4, 5 लाख रुपया रखा था शादी करने के लिए। अचानक किसी के घर में तबीयत खराब हो गई, बेटी की शादी आगे बढ़ जाती थी, उसका इलाज होता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि बेटी की शादी भी नहीं हो पाती थी और वह व्यक्ति भी मर जाता था, इलाज नहीं करा पाता था। प्रधानमंत्री जी ने सोचा, उसी आधार पर सोचा जो आपका रजिस्टर बताता था। आपके रजिस्टर ने बताया, ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं थी, आपको जानकारी थी, आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी काम करने की कि आयुष्मान भारत इंट्रोड्यूस करने। आपको समझ में आता है? जरा सोचिए, उनसे पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत क्या ट्रिमेंडस चेंजिंग करने जा रहा है देश में। लोग कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी कैसे हटेगी? यदि आप एक गरीब को इलाज कराना हो, 20,000 रुपया, 10,000 रुपये खर्चा करना हो, परिवार में बुखार की दवा लेनी हो, तो उसको अपने जमीन के एवज में, अपने गहने के एवज में कर्जा लेना पड़ता था साहूकारों से। और जब कर्जा लेते थे साहूकारों से, तो वह साहूकारों का जो ब्याज होता है वो तो अद्भुत होता है, वो आज तक तो किसी बैंक में नहीं रहा। मन के भाव होते हैं। प्रधानमंत्री जी जब आए, उसके पहले क्या था कि एक कथित धर्मनिरपेक्षता के आड़ लेकर के सब लोग भय के कारण कि काशी का विकास करेंगे तो यह कहीं ऐसा मैसेज न चला जाए कि हिंदू संस्कृति को पुष्पित करने का काम हो रहा है। ऐसा नहीं। रिंग रोड की योजना आज की नहीं है, आज की नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मूर्त रूप दिया। बाबतपुर का तो पूरा कंसेप्ट उनका है, पूरा कंसेप्ट। पंचकोश का चौड़ीकरण पूरा कंसेप्ट उनका है। अभी आप वेबसाइट 1-2 दिन में, 4 दिन में लॉन्च हो जाएगी। हमने पावन पथ का एक वेबसाइट भी तैयार किया हुआ है। किसका? पावन पथ। पावन पत्र, पावन पथ, पावन पथ, पथ। काशी में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 आदित्य हैं, 16 महाविष्णु हैं, 10 महापीठ है, 4 धाम हैं, 9 देवी, 9 गौरी, 8 भैरव, 56 विनायक, ऐसे करके जो भी ये मंदिर हैं, इन सभी मंदिरों को लेकर के हमने एक पावन पथ डेवलप किया है, एक पावन पथ सर्किट। कितना बड़ा है ये पावन पथ? बहुत बड़ा नहीं है जी। ये सब मिला करके यदि आप ये करेंगे तो 60, 70, 80 किलोमीटर का ही रेंज है। अच्छा। या 100 किलोमीटर होगा, घूम घूम के है गलियों में। लेकिन ये सभी को हमने पावन पथ के रूप में लिया है। बड़ी पतली पतली गलियां हैं, सकरी सकरी हैं। हेरिटेज वॉक जैसा होगा कुछ। इन सभी चीजों को, जैसे हेरिटेज वॉक हम लोगों ने बनाया संगीतकारों घर पर, वैसे हम उसको सुंदर बना के लाइटिंग करके बनाने जा रहे हैं। तो अभी उस पावन पथ की वेबसाइट हम लोग तैयार किए हैं, वेबसाइट तय किया है। हम करने जा रहे हैं कि काशी का यह महत्व है। यहाँ पर 9 देवी के भी प्रतिमूर्ति हैं, 9 गौरी के भी प्रतिमूर्ति हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जी के भी प्रतिमूर्ति हैं। ऐसा करके हम इस करने जा रहे हैं जी। तो
तो बात ठीक भाव है चाहिए, मन जी चाहिए। बिल्कुल। और इसी भाव के साथ जो काम हो रहे हैं पूरा देश देख भी रहा है। अब अपने कार्यक्रम के लगभग अंतिम छोर की हम बढ़ चले हैं, तो 2 मिनट हैं हमारे पास। मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले कि सूचना विभाग ऐसा क्या करे कि पत्रकार और अधिक आसानी से अपना कार्य कर सकें, और ये सुधार की अपेक्षा सूचना तंत्र से है आपको, अगर संक्षेप में आप कुछ कह सकें और आप उसके बारे में कुछ बता सकें। नहीं, मेरा कहना ये है कि सुधार तो कुछ पहले थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होना चाहिए। जानकारी पत्रकार जैसे सरकार ने 2 सीनियर मंत्रियों को स्पोक्स पर्सन बनाया है, तो पहले से तो क्योंकि ये पहले ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पहले नहीं होते थे, सीधे सीधे संबंधित मंत्रियों से ही सूचना मिलती थी। लेकिन अभी 2 वरिष्ठ मंत्री हैं जिनसे बात हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, तो आप इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? त्वरित सूचनाओं का आदान प्रदान। 2 चीजें हैं, एक त्वरित सूचना जी, ये आपने जो कहा उसका 2 पक्ष है, एक मिनट में बता देता हूं। एक पक्ष तो यह है कि आपको सूचना मिले, वो मिलती है, हम लोग देते हैं, कहीं कोई उस पर रुकावट नहीं है और समय पर मिल जाता है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आपने एक चीज और कहा कि पत्रकार कैसे ठीक काम करें। जी देखिए है क्या, पत्रकारों को मैंने एक अभियान छेड़ा है, शायद आपको जानकारी के लिए बता दूं। मैं हर जिले में ये तय किया हूं कि वहां के लोकल मीडिया के लोग, मतलब वहां के पत्रकारों के साथ मैं बैठूंगा, अनौपचारिक, न तो वहां पर ये टीवी रहेगा, न तो कलम पेन रहेगा, पैड रहेगा, बैठता हूं। अभी तक मैंने 10-12 जिलों में कर लिया है, जाकर के वहां पर 30-40 पत्रकारों के साथ बैठता हूं, लेके आते हैं अपना डायरी वगैरह। मैंने कहा नहीं, इसको हटाइए आप, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो न्यूज, हम आप अपनी एक दूसरे की पीड़ा शेयर करेंगे। उनकी पीड़ा मैं सुनता हूं। बड़ी समस्याएं हैं, ग्राउंड लेवल पर बहुत समस्याएं हैं। हम लोग यहाँ जो लखनऊ में देखते हैं उससे और भी बृहद बुरी स्थिति वहां पर है। हम लोग कुछ तय कर रहे हैं, अच्छा। आपस में मिलके, सभी पत्रकारों के साथ मिलकर, तो जल्दी ही कुछ सामने आएगा, उनके सहयोग से, अपने इच्छा शक्ति के साथ हम लोग कुछ करने वाले। तो जल्दी ही कुछ सामने आएगा। इस नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चला है। मैं बहुत आभारी हूं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का, जो प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय हैं। आपके पास कई विभाग हैं, मुख्य रूप से सूचना विभाग का उल्लेख मैंने बार बार किया। और मेरे साथ आज कार्यक्रम में रहे श्री प्रवीण कुमार जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। आप दोनों महानुभावों का हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद पधारने के लिए, और आप सबका बहुत धन्यवाद जो अपने अपने घरों में बैठकर लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमेशा नमस्ते यूपी देखते हैं और हमें उसके बारे में अपना फीडबैक भी देते हैं। तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप दोनों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से नमस्कार। लंदन देखा